नमस्कार दोस्तों, हम आप सभी दोस्तों को प्राचीन इतिहास के 20 MCQ इस वीडियो में दे रहा हूं, जो व्याख्या सहित है। ये सभी प्रश्न आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये राजा नरसिंह देव प्रथम, बी कनिष्क, सी राजा कृष्णदेव राय, डी पुलकेशिन द्वितीय। उत्तर ये राजा नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क मंदिर उड़ीसा। व्याख्या: उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। उड़ीसा का मंदिर मुख्यतः भुवनेश्वर, पुरी एवं कोणार्क में है, जिसका निर्माण 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। उनमें स्तंभों का प्रयोग की अपेक्षा लोहे के सहतीरों का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली के मंदिरों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। प्रश्न 2, कौटिल्य किस सम्राट के महामंत्री थे? ए अशोक के, बी चंद्रगुप्त मौर्य के, सी राजा जनक के, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। उत्तर बी चंद्रगुप्त मौर्य के। व्याख्या: चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में महामंत्री थे। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मौर्यकालीन प्रशासन पर प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की है। प्रश्न 3, गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की थी? ए शूद्रक, बी सौमिल, सी सुश्रुत, डी शौनक। उत्तर सी सुश्रुत। व्याख्या: सुश्रुत गुप्त काल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इन्होंने आयुर्विज्ञान पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना की। इस ग्रंथ में इन्होंने शल्य क्रिया संबंधी अनेक तकनीकों तथा चिकित्सा संबंधी उपायों का वर्णन किया है। प्रश्न 4, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? ये करसार्पण, बी रूपक, सी दीनार, डी निस्क। उत्तर बी रूपक। व्याख्या: गुप्तकालीन रजत सिक्कों को रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्कों के मुख भाग पर वक्ष तक राजा की आकृति मिलती थी। दीनार गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था। करसार्पण मौर्यकालीन मुद्रा थी। निस्क प्रारंभ से एक प्रकार का आभूषण, गले का हार था, जिसे बाद में मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। प्रश्न 5, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ए मदुरई में, बी देहरादून में, सी चेन्नई में, डी तंजावुर में। उत्तर ये मदुरई में। उत्तर ये मदुरई में। व्याख्या: तमिलनाडु प्रांत में स्थित मदुरई पांड्य राज्य की प्रसिद्ध राजधानी थी, जहां के स्मारकों में मीनाक्षी का मंदिर सर्वप्रमुख है। प्रश्न 6, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। उत्तर ये पतंजलि। उत्तर ये पतंजलि। पतंजलि महाराज।
व्याख्या पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन सर्वोच्च आत्मा को ईश्वर मानते थे। योग दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है तथा शारीरिक संयम एवं ध्यान से मोक्ष संभव है। योगाभ्यास 8 चरण अष्टांग योग में विभाजित है। राजयोग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग आदि योग के प्रकार हैं। योग दर्शन एवं सांख्य दर्शन में काफी निकटता है। पतंजलि योग दर्शन, गौतम न्याय दर्शन, जैमिनी मीमांसा दर्शन, शंकराचार्य वेदांत दर्शन, कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। प्रश्न 7, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये बृहदारण्यक उपनिषद, बी छंदोग उपनिषद, सी केन उपनिषद, डी कठोपनिषद। उत्तर डी कठोपनिषद। व्याख्या कठोपनिषद, जिसमें नचिकेत एवं यम का संवाद यजुर्वेद से संबंधित एक उपनिषद है। प्रश्न 8, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ए माधवाचार्य ने, बी वल्लभाचार्य ने, सी श्रीकांताचार्य ने, डी रामानुज ने। उत्तर बी वल्लभाचार्य ने। उत्तर बी वल्लभाचार्य ने। व्याख्या वल्लभाचार्य का मत था कि मनुष्य को सांसारिक जीवन में लिप्त होने के बजाय भक्ति द्वारा अपना कल्याण करना चाहिए। इनका भक्तिवाद पुष्टिवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। प्रश्न 9, त्रिपिटक क्या है? ए गांधी जी के 3 बंदर, बी ब्रह्मा विष्णु महेश, सी महावीर के 3 नगीने, डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। उत्तर डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। व्याख्या बौद्धों का साहित्य 3 पिटकों से प्राप्त होने के कारण त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है तथा इसका निर्माण, संकलन तथा संपादन बुद्ध के महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक हुआ। यह त्रिपिटक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। प्रश्न 10, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। उत्तर सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। व्याख्या शासकों का शासनकाल निम्नलिखित है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, कनिष्क 78 ईस्वी, समुद्रगुप्त 350 ईस्वी से 375 ईस्वी, हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन था। प्रश्न 11, एलोरा का गुहा मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? ए हिंदू धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी जैन धर्म से, डी तीनों से। उत्तर डी तीनों से। उत्तर डी तीनों से। व्याख्या एलोरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह बौद्ध, हिंदू तथा जैन संप्रदायों से संबंधित अनेक गुहा मंदिर बनाए गए हैं। एलोरा में अधिकतर गुहा मंदिर राष्ट्रकूट काल की देन है। एलोरा का कैलाश मंदिर सर्वप्रसिद्ध है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। प्रश्न 12, उदयन वासदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? ए उज्जैन से, बी मथुरा से, सी महिष्मती से, डी कौशाम्बी से। उत्तर डी कौशाम्बी से। उत्तर डी कौशाम्बी से। व्याख्या उदयन एवं वासोदत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन हमें भास द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक स्वप्न वासोदत्ता में मिलता है। उदयन कौशाम्बी के शासक थे एवं वासोदत्ता अवंतराज की पुत्री थी।
प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद, डी प्रसेनजित। उत्तर सी मिलिंद। व्याख्या, बिंबिसार हर्णक वंश का शासक था जो 544 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। प्रसेनजित महाजनपद काल में कौशल का शासक था, जबकि मिलिंद इंडो ग्रीक शासक था। अतः बिंबिसार गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजित समकालीन थे, जबकि मिलिंद का बाद में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में भी मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु एवं कौशल नरेश प्रसेनजित को बुद्ध का अनुयायी बताया गया है। प्रश्न 14, बेसनगर अफलेक का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ए पुष्कलावती, बी तक्षशिला, सी साकल, डी मथुरा। उत्तर बी तक्षशिला। व्याख्या, बेसनगर अफलेक का हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। प्रश्न 15, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ए शतानीक, बी उदयन, सी बोध, डी निकच्छ। उत्तर बी उदयन। व्याख्या, महात्मा बुद्ध कौशाम्बी उदयन के शासन काल में आए थे। उदयन हर्यक वंश का शासक था। वह अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। प्रशिष्ट वर्मन गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना की, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 16, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। उत्तर डी मोहनजोदड़ो। व्याख्या, भारतीय सभ्यता की पहली सीढ़ी पर पांव रखते ही पुरातत्व विभाग के पुरोधा डॉक्टर रखालदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में उजागरित सिंधु सभ्यता की दृश्यावलियों मोहनजोदड़ो में साकार नजर आती है। प्रसिद्ध इतिहासकार मैके व्हीलर और हंटर महोदय मोहनजोदड़ो के अद्भुत गृह निर्माण योजना का वर्णन करते हुए उद्घाटित करते हैं कि यहाँ प्रत्येक घरों में कुएं थे जो वृत्ताकार अथवा अंडाकार थे। इनका व्यास 9.1 मीटर एवं छोटे कुओं का व्यास 2.1 मीटर था। हड़प्पा में ईंट के भट्ठे, कब्रिस्तान, कालीबंगा में जुती हुए खेत, काली चूड़ियाँ एवं लोथल से युगल समाधान तथा जहाज़ों की गोदी मिली है। प्रश्न 17, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उपदेश दिया था? ए वैशाली, बी बोधगया, सी राजगृह, डी सारनाथ। उत्तर डी सारनाथ। उत्तर डी सारनाथ। व्याख्या, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। यहाँ पर बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों का यह उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में ही बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। इनके नज़दीकी शिष्यों में आनंद, उपाल, सारिपुत्र, मोगदल्यायन, देवदत्त आदि थे, जिनमें सर्वाधिक नज़दीक शिष्य आनंद थे। प्रश्न 18, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ए चालुक्य, बी चोल, सी कदम्ब, डी कलचुरी। उत्तर बी चोल। व्याख्या, चोल प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद राजा का होता था।
चोलकालीन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजा का पद वंशानुगत व्यवस्था पर आधारित था। राजा के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी। राजकीय आदेशों का क्रियान्वयन औले नामक एक अतिविशिष्ट अधिकारी किया करते थे। राजा के प्रधान सचिव को औले नायकम कहा जाता था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। इस समय अधिकारियों का वेतन का भुगतान नगद रूप में न करके भूमि के रूप में किया जाता था। प्रश्न 19, तीसरी शताब्दी में वारंगल क्यों प्रसिद्ध था? ए, तांबे के बर्तनों के लिए, बी, स्वर्ण आभूषणों के लिए, सी, लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए, डी, हाथी दांत के काम के लिए। उत्तर सी, लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए। व्याख्या, वारंगल लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था क्योंकि इसके आसपास लोहे एवं कोयले की खानें थीं, जिसके कारण लोहा वारंगल में आसानी से उपलब्ध हो जाता था। वारंगल आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 20, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन था? ए, चालुक्य, बी, पल्लव, सी, राष्ट्रकूट, डी, सातवाहन। उत्तर डी, सातवाहन। व्याख्या, सातवाहन राजवंश का शासनकाल 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व तक था। इस वंश की स्थापना सुमिक नामक व्यक्ति ने कर्णवंशी सुशर्मा की हत्या करके की थी। यह राजवंश आंध्र वंश या सातवाहन वंश दोनों नाम से विख्यात है। सुमिक के विषय में अधिकांश जानकारी पुराण एवं नाना घाट प्रतिमालेख से मिलती है। अतः सबसे प्राचीन राजवंश सातवाहन राजवंश है। तो दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।